अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी का एक और वीडियो में खुशामदीद। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिमेनिंग टॉपिक्स। बिल्कुल जी, यही टॉपिक का नाम है क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मेन है वो हमने ख़त्म कर लिया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आज करने वाले हैं, जिसमें अपन ज्योमेट्री की बात करेंगे, ग्राफ्स की बात करेंगे और अलजेब्रा की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ्स की हम स्टडी करेंगे, उससे पहले एक्सिस की थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं कि एक्सिस क्या होता है। तो ये अपना एक्सिस होता है, इसको अपन जनरली एक्स एक्सिस, इसको वाई और इसको जेड। ये जेड जो होता है आउट ऑफ द प्लेन है, यानी अगर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, तो जो आपके तरफ आएगा, जो आपका एक्सिस आपके तरफ निकल के आएगा या इसके अंदर घुसेगा, वो वाला एक्सिस होता है जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप सिंपली इसको विजुलाइज करने के लिए आपने जो रूम है उसके कॉर्नर में चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिख जाएगा, है ना। अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो ये अगर आपका रूम है तो आपको ऐसा दिखने को बिल्कुल मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट पर आपको ये एक्सिस मिलेगा। विजुलाइज अब यहाँ से कर सकते हैं कि 3D में कैसा होता है मामला। तो ये अपना एक्सिस है। एक्सिस में अब कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर P, है ना, जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स, वाई और जेड। यानी ये एक्स पॉइंट, इसका जो एक्स वाला पॉइंट है, यानी ये जो है वो एक्स है, फिर ये वाई, इसका वाई जो है वो वाई है, और जो जेड होगा वो जेड है। अब जेड यहाँ पर विजुलाइज करना काफ़ी मुश्किल है, आप इसको समझ सकते हैं, इसको आउट ऑफ द प्लेन समझिए और वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। खैर अभी अब जेड को हटाते हैं, वेक्टर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी जेड वाला मामला पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है। वेक्टर में ज़्यादा विजुलाइजेशन इसको करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी इसका एक्स होता है, जबकि एक्स एक्सिस से दूरी इसका वाई होता है। इस बात को ध्यान से मतलब दिमाग में घुसा लो कि इसका y कोऑर्डिनेट से जो दूरी है वो इसका x कोऑर्डिनेट है, और जो x एक्सिस से दूरी है, मतलब y एक्सिस से दूरी इसका x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से इसका दूरी है y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस मतलब ये जो x पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो y है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मतलब उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले। यानी x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से दूरी, और y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से दूरी। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है कि अगेन ये अपना एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है। इसका x1 है, y1 है और z1 होगा, अभी अपन उसको हटाते हैं, और ये है x2 और y2। तो हमें अगर कोई पूछे कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, तो इसको यही है अपना डिस्टेंस फार्मूला। तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आप अंडर रूट करेंगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये मैटर नहीं करता x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x, मतलब डिफरेंस निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर करके वो पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कर, मतलब ओवरऑल इसका मतलब माइनस करके स्क्वायर करना है, सिमिलरली इसका माइनस करके आपको स्क्वायर करना है। ये है इसका असल मामला। सिमिलरली z होता तो अब z को भी कर देते हैं, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो एग्जांपल देख लेते हैं। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट में कि इन दोनों को माइनस करो, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों को माइनस करो, क्या होता है 2, 2 का 4, इन दोनों को माइनस करो 1, 1 का 1, ये होता है अंडर रूट 9, दैट इज 3। दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे भी करते 1 माइनस 3 कितना आता, -2, -2 का स्क्वायर करते तो भी 4 ही आता, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस माइनस से खेलना नहीं, छोटा माइनस बड़ा करेंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, ये भी बताया था मैंने आपको, tan थीटा होता है। जैसे मान लो ये अगेन अपना एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट कोई P है, ये पॉइंट कोई Q है। अगर कोई पूछे स्लोप बताओ, ये जो लाइन जा रहा है ना, ये P और Q को पास करते हुए ये जो लाइन जा रहा है, इसका स्लोप बताओ, तो इसका tan थीटा निकालना है आपको। ये थीटा है इसका, तो tan थीटा इसका स्लोप होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को, तो ये हो जाएगा अपना tan थीटा। यही थीटा है, बिल्कुल दोनों थीटा एक ही है। ये पैरेलल लाइन, ये लाइन पैरेलल है, तो ये कट करने वाला ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। ये तो आपको बचपन में पता ही होगा कि ये ऐसा होता है। तो यानी कि अगर ये Q जो है उसका कोई मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x2 और y2 है, और इसका जो है x1 और y1 है, तो क्या बता सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है क्या होगा? बहुत बढ़िया, y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये, तो इतना क्या है, इतना है y2,
और यहाँ से बात करेंगे तो ये इतना कितना है y1, तो बचा कितना इतना y2 माइनस y1। समझ गए, बहुत बढ़िया। सिमिलरली x वाला एक्सिस की बात करेंगे तो वो भी अपने आ जाएगा x2 माइनस x1। सही बात। तो बताओ ज़रा tan थीटा क्या लिखोगे, y2 माइनस हाइट अपॉन बेस होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, तो यही होता है dy बाई डी एक्स, क्या यही बताया था हमने, है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इसी को अगर 10 to 0 कर देंगे, डेल्टा मतलब बहुत ही छोटा चेंज होगा तो वो d बन जाएगा हमारे पास, तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, यही है d का मतलब चेंज, तो चेंज इन y अपन चेंज इन x, यही है अपना tan थीटा। और अगर बड़ा वैल्यूज है तो सिंपली इसका डिफरेंस डेल्टा y अपन डेल्टा x अपन लिख देंगे, इसका स्लोप आ जाएगा। अब एक बात हमने किया था मैक्सिमा मिनिमा के दौरान कि प्लस मतलब पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, तो हो सकता है इसमें आपको तब कन्फ्यूज हुआ होगा। अब इसको निपटाते हैं कि कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, देखिए पहले तो अपन जान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है ना, कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि अगर हम एक ड्रॉ करें तो ये हमारे पास ऐसा लाइन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पर m इसका स्लोप है, इसका x का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा, तो अल्टीमेटली ये एक स्ट्रेट लाइन आपको आएगा। अगर हर एक x का वैल्यू डालेंगे तो उसका जो y आएगा, इसका सबको डॉट को कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यही होता है अपना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये अपना स्लोप है, अगर ये अपन थीटा मान लेते हैं तो ये इसका स्लोप है ना। ये तो समझ में आता होगा कि अगर यहाँ से भी करेंगे तो ये भी थीटा होगा, अभी बताया ना, तो हाँ तो को फी लेना है, तो ये अपना थीटा है। तो स्लोप यानी tan थीटा, तो एम अगर होगा तो वो होगा tan थीटा। तो अब बताओ यहाँ पर थीटा जो है क्या ये लेस देन 90 दिख रहा है, यस लेस देन 90, एक्यूट लिखते हैं एक्यूट, तो ये अपना एक्यूट एंगल दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, tan एक्यूट वैल्यू को डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी अगर हम सिंपली ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अगर अपना लाइन ऐसा है तो ये थीटा जो है पॉजिटिव स्लोप है, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, tan थीटा स्लोप है, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव स्लोप। फिर एक लाइन होगा आपका बिल्कुल सीधा, तो tan 90 होता है इनफाइनाइट, और फिर एक लाइन अगर हम इधर को डालेंगे तो ये जो थीटा होगा क्या ये ऑब्ट्यूस होगा, बिल्कुल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल का वैल्यू नेगेटिव होता है। कैसे, मान लो 120 डिग्री है, ये जो थीटा है ये मान लो 120 डिग्री है, बताओ tan 120 को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस 60, AST से रूल लगाएंगे भाई, तो 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। 180 यानी कि ये वाला है, तो हॉरिजेंटल का क्रॉस नो चेंज करते हैं अपन, तो tan 60 रह जाएगा, और 180 माइनस 60 इधर ASTC, तो S है, साइन और कोसेक का जगह यहाँ पर, tan का जगह यहाँ पर है, तो ये नेगेटिव होगा इस जगह पर, तो आया नेगेटिव। तो ऐसे ही कोई भी वैल्यू हो यहाँ से लेकर के इस एंगल में, यानी ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब ये साई लाइन अब यहाँ से ऐसा कुछ भी लाइन हो, ये सारे नेगेटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो अपन एक्सिस इसी को मानते हैं, तो अगर यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसा कुछ भी हो ये सारे पॉजिटिव, और इसका इधर 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 कुछ भी हो नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव और इधर tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया कि क्या होता है tan थीटा, कैसे स्लोप होता है, क्या होता है पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, है ना। वही अगर हम स्लोप ऐसे मान लें ऐसा, तो क्या होगा 0 डिग्री है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है ये 0 स्लोप होता है, स्लोप का मतलब स्टीपनेस होता है ना, तो कोई स्टीपनेस यहाँ पर नहीं है। अलग अलग ग्राफ्स की बात करते हैं अब, तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे फिजिक्स में ग्राफ्स एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, इसलिए ग्राफ समझना जरूरी है कि कौन से इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ होता है, यानी किस इक्वेशन होगा आपका, जैसे अभी ये बताया हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी, किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका भी तो वेरिएशन है ना। तो अभी जैसे हमने बताया यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक्स इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, m इसका स्लोप है, तो c क्या है, c होता है ये वाला, ये होता है c, यानी इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो इस क्या होता है ये c, ये होता है इंटरसेप्ट, यानी इसका इस इधर से दूरी अपन इसको कहते हैं इंटरसेप्ट यानी c। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड करके स्लोप और c, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएंगे। तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी है, यानी अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा होगा लाइन, ऐसा इस प्रकार का, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा लाइन होगा, है ना। ये तभी अपने समझाया ना कि ये पॉजिटिव स्लोप और ये होता तो नेगेटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी अपना पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अपना आंसर जो आएगा वो ऐसा आएगा। तो एक तो ये हो गया हमारे पास स्लोप ऐसा है और साथ में पॉजिटिव सी है, यानी इधर सी जो है इधर होगा इस एक्सिस में, ये पॉजिटिव होगा ना, ये होगा +4 +c और इधर होता तो -c होता,
क्योंकि प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसका स्लोप भी पॉजिटिव, tan थीटा एक्यूट है और पॉजिटिव है, और ये आपका प्लस सी है। और अब चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। खुद से बताओ, खुद से ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आ सकता है। सबसे पहले क्या करना है हमें, m क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल, यानी ऐसा लाइन होगा अपने, माइनस सी यानी इधर से पास करेगा, नेगेटिव है, तो आंसर इसका इस प्रकार से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सी है अब ये माइनस सी होगा, नेगेटिव। फिर अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ज़रा बताओ कि स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप है, ऐसा होगा लाइन, बिल्कुल, और प्लस सी है तो प्लस सी यानी ऊपर, तो आंसर आएगा ऐसा, है ना। नेगेटिव स्लोप हुआ और पॉजिटिव प्लस सी, ये नेगेटिव स्लोप और ये पॉजिटिव प्लस सी। सिमिलरली अगर बताएं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, दोनों ही नेगेटिव है, तो सिंपल अगेन नेगेटिव स्लोप यानी ऐसा लाइन, और नीचे से जाएगा क्योंकि माइनस सी है, और ये नेगेटिव स्लोप। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y, वो होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये वाइस वर्सा यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो किस केस में कौन सा ग्राफ होगा, यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है ना, प्लस माइनस भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये होता है पैराबोला, है ना, ऐसा 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 ऐसा, ये सारे होते हैं पैराबोला। यानी अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा 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 ऐसा, तो ये वाला जो पहला है और ये वाला जो दूसरा मान लो, तो ये क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट इसका मुंह है ना, ये जो इसका मुंह है ये वाई एक्सिस के अराउंड है, और इनके अंदर क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मुंह है। ये इसका प्लस है, इसका माइनस वर्सन, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस वर्सन। ये तो पता है कि इधर वाले प्लस होते हैं और इधर माइनस साइड है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। अब बस जो आपको ध्यान रखना है वह छोटा छोटा मुंह, क्या करना है, छोटा मुंह, है ना, छोटा मुंह है, छोटे मुंह है, तो छोटा यानी जिसके अबाउट जो पावर है वो छोटा है, उसके अबाउट मुंह होगा। तो पहले अगर देखो y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, ये है किसका पावर छोटा है, y, यानी कि मुंह जो है वो y एक्सिस के अबाउट होगा, तो यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो ये वाला होगा, और वही अगर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उल्टा वाला होगा। समझ में आता है? नेक्स्ट, अगर कोई पूछे x डायरेक्टली टू वाई स्क्वायर, इसका बताओ कौन सा छोटा है, ये छोटा है, इसके अक्रॉस मुंह होगा, तो यानी ये होगा या फिर ये होगा। समझ गए? तो ये रफ डायग्राम, आपको मैथमेटिक्स में नहीं जाना कि इसके अंदर ये इधर से ही क्यों जा रहा है, इधर से भी जा सकता है, तो वो अपना काम करना है, बस ओवरऑल इक्वेशन समझना है और कौन सा मुंह होगा, किधर प्लस होगा माइनस होगा, ये समझना है हमने। तो अगर प्लस होगा तो इस तरफ हो जाएगा, माइनस होगा तो इस तरफ हो जाएगा। समझ गए? अगला अपने पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है इनवर्स, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये होता है इसका इक्वेशन, या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये है तो ये भी सही है ना, तो इनवर्स में चलेगा रिलेशन, और इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैराबोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये जो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं हम इसको, और इसका इक्वेशन ये होता है, याद रखना आपको। यानी एक्स वाई कांस्टेंट बोल सकते हैं ना, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोल सकते हैं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x भी बोल सकते हैं। अगला जो है वो सर्कल है। सर्कल का क्या इक्वेशन होता है, सर्कल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस है इसका आर। तो सर्कल का अपने बात किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, आर इसका रेडियस है, ये देखो रेडियस, तो ये होता है इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कोई भी पॉइंट ये मान लो इसका एक्स कमा वाई है, तो इन दोनों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ये हमेशा इसका आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ये कोई x1 कमा y1 पॉइंट है, तो इधर भी अपन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर करेंगे तो भी आर स्क्वायर आएगा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, सर्कल के बाद आता है एलिप्स। एलिप्स अपने पास ग्रेविटेशन में आता है, फिर SHM के अंदर भी अपन पढ़ेंगे एलिप्स का इक्वेशन कैसे होता है, तो एलिप्स भी इंपॉर्टेंट है। एलिप्स का इक्वेशन, पहले एलिप्स क्या होता है, एलिप्स में होता है सर्कल से थोड़ा सा चपटा वाला ऐसा ओवल शेप का बोल सकते हैं, जिसमें ये जो एक्सिस होता है इसका अलग रेडियस, इसका अलग रेडियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। ये बड़ा है ना, तो इसको कहते हैं सेमी मेजर, ये पूरा इसका मेजर एक्सिस है, तो इसका आधा है ये, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर, और ये इसका माइनर एक्सिस है, इसका आधा है तो सेमी
माइनर एक्सिस कहते हैं। तो ए जो है सेमी मेजर एक्सिस और बी ये कॉमन इसका जो है नेमिंग है, तो इसको याद रखना, नोटेशन है कि ए ही अपने पास इधर लगाता है जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस, बी जो है सेमी माइनर एक्सिस। तो हम एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है एलिप्स का इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, क्या इसी से अपन सर्कल बना सकते हैं? सर्कल में क्या होता है, ये और ये बराबर हो जाता है, ए और बी बराबर होता है ना सर्कल में, सारे रेडियस सेम होता है। कर दो भाई, ये कि आंसर आ जाएगा फटाक से, इसको रेडियस आर मान लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी सर्कल आ गया। ठीक है, तो सीधा याद रख सकते हैं या फिर इसे डिराइव कर सकते हैं आराम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है अपना डीके। डीके एक्सपोनेंशियल होता है, नहीं सिंपली डीके में हटाओ तो एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं भी। ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल का वो होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस के एक्स। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा, माइनस को ध्यान रखना, माइनस के एक्स। इसका ग्राफ होता है ऐसा। या पढ़ेंगे जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और या केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें ये सब देखेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर माइनस के एक्स, तो ये इस फॉर्म का ग्राफ होता है। दैट इज इट। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये 1 होता है, इसको ध्यान रखना, ये 1 होता है, यानी डीके हो ना, डीके यानी पहले ये कुछ था और फिर ख़त्म हो रहा है, जो था वो 1 है और फिर धीरे धीरे ख़त्म होते ये ख़त्म तो कभी होता नहीं है, रेडियो एक्टिव है, तो ये ऐसा जाएगा, यानी इनफाइनाइट टाइम में जाकर के ख़त्म होगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है ना, ये टच नहीं कर रहा है, मैं ध्यान से टच नहीं कर रहा है, ये जाकर के इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ग्राफ समझ में आ गया। अगला टॉपिक अपने पास जो कवर करेंगे वो एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्लास 11 का चैप्टर है बाइनोमियल, उतना में नहीं जाना है आपको बस बेसिक समझ में आना जितना फिजिक्स में चाहिए। तो एलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अगर ये अपना फॉर्म है, सीधा मैं बताता हूँ, कोई प्रूफ नहीं, सीधा बताता हूँ कि क्या अप्लाई करना है। ये इस फॉर्म का अगर कोई इक्वेशन होता है अपने पास और जो x है वो अगर बहुत 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 छोटा है 1 से, मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड की बात करें 1 से अगर बहुत छोटा है, मान लो 0.00001 या 0.0000 है ना, मतलब जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना मतलब सही आंसर आएगा। और तो अगर इसमें तो भी लगाएंगे, अगर 0.1 है तो भी लगा सकता है, लेकिन आंसर थोड़ा सा उल्ट पटांग आएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एरर वाला आंसर आएगा। जितना ज़्यादा छोटा आएगा कंडीशन ही है कि बहुत छोटा होना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना अपन ज़्यादा बड़ी तरीके से लगा सकते हैं। जब भी फिजिक्स में लगाना होगा तब अपन कंडीशन बता देंगे कि इतना छोटा होगा तभी लगाना है, तो तब देख देंगे। अभी तो बस इतना याद रखो कि अगर बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो हम इसको सीधा 1 + n को सीधा नीचे लाएंगे, x के आगे ये कूद के इधर आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना, n को कूद के x के सामने ले आए हम, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेशन। लगभग ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो वही अगर ये 1 - x की पावर n होता तो भी ये अपन लिख सकते थे 1 - nx। 1 + x की पावर -n होता तो भी अपन लिख देते 1 - nx। और अगर 1 + x की पावर 1 - x की पावर -n होता तो भी अपन लगा देते 1 + nx, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 + nx हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइनोमियल। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जब एक्चुअल में अपन बात करेंगे ग्रेविटेशन में ही ये अप्लाई होगा। अभी फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो GH होता है, इसका फॉर्मूला G तो पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है Gm/r + h का होल स्क्वायर, ये होता है। अब अगर h का जो वैल्यू है अगर बहुत 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 छोटा है r से, तो ये कितना छोटा चाहिए वो हम बता देंगे वहाँ पर ग्रेविटेशन में। तो GH का वैल्यू क्या होगा, इसका नया वैल्यू, नया फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, पहले इसी फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं। Gm है और इसको अपन लिख सकते हैं r + h की पावर -2, है ना, ऊपर ले गए तो -2 हो जाएगा। अब r को बाहर निकाला जाए, तो सीधा अपन r को बाहर निकालेंगे तो r की पावर -2 और 1 + h/r, क्या ये आपको पता है ना, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, वो r -2 को बाहर निकाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको हम अंदर लेके जाएंगे r -2 को, तो इतने को अगर हम अंदर लिखेंगे तो ये r -2 फिर से r बन जाएगा, क्योंकि ये -2 है ना, इसीलिए ये -2 आया, क्योंकि बाहर निकाल दिया हमने इसको। तो अंदर जाएंगे तो फिर से ये -2 हट जाएगा, और प्लस r × h/r -2, तो आ गया ना r + h की पावर -2, r + h की पावर -2,
तो ये मैनिपुलेशन करना आपको आना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए कि कैसे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अंदर से इस आर को हमने सबसे पहले इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे किया हमने। तो जी एच इज इक्वल टू जी एम, तो पहले हम अंदर को खेलते हैं, इसको आर को बाहर निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे आर इंटू 1 प्लस एच बाई आर, क्या यही लिखेंगे। इन दोनों में से आर को कॉमन निकाल दिया, तो अब अंदर घुसाओ आर, और ये आर से आर कट जाएगा तो आर प्लस एच आ जाएगा फिर से, और ये हमारे पास है -2। बस यही तो किया हमने। तो आर की पावर -2 और 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये मैनिपुलेशन की बाहर निकालना है ऐसे। तो अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर लिख दो इसको, और इधर देखो 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब देखो एच बाई आर, क्या हमको पता है एच का वैल्यू बहुत 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 छोटा है आर से, तो क्या हम बोल सकते हैं एच बाई आर का वैल्यू बहुत 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 छोटा है 1 से। इसको हमने इधर ले गया तो 1 आ गया यहाँ पर। तो क्या हमें यही कंडीशन चाहिए था बाइनोमियल के लिए, देखो ज़रा यही था कि 1 से छोटा होनी चाहिए ये वाला वैल्यू। इधर एक्स या ये एक्स है और एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा 1 से छोटा है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं हम यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, और इसको हम लिख देंगे 1 - 2h बाई आर। दैट इज़ योर आंसर। और ये जो वैल्यू है ये है जी, यानी ये जी 1 - 2h बाई आर, ये वाला जी होता है आपका अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन। क्योंकि हम तो बाई डिफॉल्ट जी 9.8 लगा देते हैं हर जगह पर, लेकिन ये हर जगह नहीं ले सकता। जब सरफेस की बात है, अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है तभी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाइट में जाएंगे तो जी एच, यानी जी एट सम हाइट। तो उसका फॉर्मूला ये है कि सरफेस पे इंटू ये, ठीक है। अगला है लॉगरिदम। लॉग आपका काम आ जाएगा उसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम में। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लॉग का, लेकिन खैर देख लेते हैं लॉग। तो लॉग होता क्या है, लॉग का क्या रोल है। अगर हम ऐसे कुछ लिखते हैं लॉग ई एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग एक्स टू दी बेस ई इज इक्वल टू टी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, और इसको अपन इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो लॉग 2/8, इसको क्या लिखेंगे। अगर ये x है तो क्या बताओ x का वैल्यू क्या होगा, तो फिर क्या बताएंगे 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, तो x इज इक्वल टू 3। समझ गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लॉग के, है ना। तो याद रखना इसको, लॉग x टू दी बेस e इज इक्वल टू टी, यानी x इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी। कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉग x और ये x, यानी x टू दी बेस x जो है वो 1 होता है, यानी सेम अगर हो तो ये 1 हो जाता है। और अगर log 1 हो, बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और ln x का क्या मतलब होता है, ये होता है log x टू दी बेस e, ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला अपना log का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है log mn। तो log mn को हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। अब इसका मतलब उल्टा हरगिज़ मत करना, इतना ये वाला गलती, log m प्लस n, तो अब इसको लिख दिया log m इंटू log n। नहीं, ये नहीं कर सकते भाई, ये नहीं कर सकते, सिर्फ ये होगा। सिमिलरली आप log m बाई n भी लिख सकते हैं, तो m बाई n को हम लिखेंगे log m माइनस log n। तो मल्टीप्लाई तो प्लस और डिवाइड तो माइनस। सिमिलरली उल्टा नहीं कर सकते, जैसे log m माइनस n, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि log m बाई log n, ऐसा नहीं लिख सकते। ये सही है, ये सही है। तो इतना log है। और लॉग का एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे लॉग समथिंग टू दी बेस, कुछ भी हो, कुछ भी बेस मान लेता है, ए मान लेता है, और एक्स टू दी पावर एन है, ये बेस है। और ये जो वैल्यू एक्स की पावर कुछ है, तो पावर को हम सीधा आगे ले सकते हैं, पावर को सीधा हम आगे ले जा सकते हैं, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना ही अपने पास लॉग के प्रॉपर्टीज़ है ना। तो इतना प्रॉपर्टीज़ आपको, ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो लॉग के वैल्यूज़ हैं ये आपको आईने के इक्विलिब्रियम में याद किया जाएगा, करवाया जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में काम का नहीं है। एक और कुछ जो याद रखना है वो है लॉन का वैल्यू। लॉन एक्स को अगर लॉग एन के कन्वर्ट करना है तो 2.303 इंटू लॉग एक्स, इसको आपको याद रखना चाहिए। यानी अगर ये लॉग में है, उसको अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लॉन का वैल्यू आएगा। अब अगर एक और पॉइंट की अगर हम बात करें कि जब कोई बेस लिखा हुआ नहीं होता तो बाई डिफ़ॉल्ट वो 10 होता है, ठीक है, 10 लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, यानी लॉग 10 है ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट लॉग का बेस 10 होता है। तो लॉग अगर हम लॉग एक्स लिखे, यानी वो बाई डिफ़ॉल्ट 10 है, तो उसी को अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉग
ई बेस एक्स आएगा, यानी यही तो है लॉन एक्स, लॉग बेस ई में आ जाएगा, यानी लॉग बेस 10 से लॉग ई में कन्वर्ट करना है तो लॉग बेस 10 वाले को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ई का मतलब वैल्यू पता है ना 2.71 होता है। ठीक है, चलिए अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी की बात करेंगे। तो एपी क्या होता है? एपी जो होता है, अगर अपने पास कोई सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा तो अल्टीमेटली जो इसका कोई भी वैल्यू लिखना है तो ए प्लस एन माइनस 1d लिख देंगे। कैसे लिखा अपन ने? तो देखो सबसे पहले हर एक में हमने क्या ऐड किया, डी ऐड किया, डी ऐड किया, डी ऐड किया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में कौन सा डी है? 1 इंटू डी। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 इंटू डी है। ये फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 इंटू डी है तो 3 है ना। तो सिमिलरली ये nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी होगा ना, समझ गए ना। ये फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस 1 0 डी, कोई डी नहीं है। ये सेकंड टर्म है 2 माइनस 1 डी यानी 1 इंटू डी है। थर्ड टर्म 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू डी। फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 इंटू यानी कि 3 इंटू डी। सिमिलरली nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया भाई। ए को अपन कहते हैं फर्स्ट टर्म, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा nth टर्म का, कोई भी अगर nth टर्म जो है तो ए एन को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल देख लो 2 4 6 8 10, यानी क्या ऐड करें हम? 2 2 ऐड करें, यानी इसका ए पहला टर्म क्या है? 2, और जो डिफरेंस है वो क्या है? 2, 2 भी 2 है। तो हमें कहे पूछे कि मान लो कि 10वां टर्म बताओ, 10th टर्म क्या होगा? तो ए 10 क्या बताएंगे? सबसे पहले 2, और उसमें कितना डी ऐड करेंगे? 10th टर्म मतलब 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू 2 18, यानी 20वां टर्म आएगा। समझ गए? फिर अगर कोई पूछे सम बताओ, दो फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास, एक होता है ये nth टर्म वाला फॉर्मूला और एक होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी पहले जो दो मान लो कि 10 टर्म्स, तो मान लो पहले 5 टर्म्स, तो यानी इनका हमें सम करना है। तो ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 एंड देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रटना पड़ेगा भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यानी कि अगर कोई पूछे कि अपना AP है 2 5 8, ये अपना AP है, इसका हमें बताओ कि 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा? तो बताओ सबसे पहले 10th टर्म क्या होगा? क्या इसका A है 2, D क्या है? D है 3, डिफरेंस देखो 3 है। तो 10th टर्म पूछे तो A10 को लिख सकते हैं A, ये 3 लग रहे हैं, 2 है, और फिर ये अपना A जो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, n 10 है तो 9, 10 माइनस 1 9 इंटू डी 3, तो 27 29, ये हो जाएगा 29। और अगर पूछे कि सम बताओ, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताओ, यानी पहले इसका जो 2 5 8 ऐसे करते करते 29 तक जाएंगे तो 10वां टर्म है ये, तो यहाँ तक इसका पूरा सम क्या होगा ये बताओ। तो इसका फॉर्मूला है n/2, 10 टर्म है तो 10/2 क्या हो जाएगा? 10/2 5, 2 इंटू ए 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 है, और इंटू डी यानी 3। तो आंसर हो जाएगा 5, 4 प्लस 27 यानी कि 5 इंटू 31 और 155। दैट इज़ द आंसर 155। आई होप AP समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं GP के ऊपर। GP में मल्टीप्लिकेशन है ना, जैसे हमने वहाँ पर ऐड किया था, D ऐड किया था ना, हर एक में प्लस डी किया था। अब करेंगे इंटू डी, डी बोलेंगे, हम इसको आर बोल देंगे ना। अब आर बोल देंगे, डी भी बोल सकते हैं लेकिन जो बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं आर बोलते हैं, कॉमन रेशियो, तो आर बोलते हैं। यानी पहले अगर इसका ए है तो अगला टर्म हो जाएगा ए आर, अगला टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते एन टर्म होगा ए आर टू दी पावर n माइनस 1। सिमिलरली क्या किया हमने, इधर आर से मल्टीप्लाई किया, उधर ऐड किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने। तो पहले में आर टू दी पावर 0 है, कुछ नहीं, यानी आर टू दी पावर 0, फिर 1, तो फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1 यानी माइनस 1 हो रहा है ना, थर्ड टर्म में माइनस 1 करेंगे 2, सिमिलरली nth टर्म में n माइनस 1 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसी के चलते एग्जांपल देख लेते हैं। 2 4 8 16, यानी क्या है चल रहा है यहाँ पर, r का वैल्यू बताओ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो r का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू भी 2 है। तो अगर कोई पूछे इसमें बताओ nth टर्म बताओ, मान लो यहाँ पर पूछे 10वां टर्म पूछे, तो 10वां टर्म बताओ क्या होगा। तो a 2 इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, 2 टू दी पावर 9, यानी 2 टू दी पावर 10 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, दैट विल बी योर आंसर। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई पूछे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है a
1 माइनस आर टू दी पावर एन और नीचे 1 माइनस आर। एक बात बताओ, इसको काट दो, याद रखने की जरूरत, काट दो तो गलत नहीं है, इसको याद नहीं रखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एपी जीपी में वो है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। इतना सिंपल है, कोई एन वेन कुछ नहीं है, ए अपॉन 1 माइनस आर। और यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। इसमें जो आर है ना वो उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा 1 से कम होनी चाहिए। तो यानी कि जीपी इनफाइनाइट जीपी है हमारे पास, यानी चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ये इनफाइनाइट जीपी, जैसे एग्जांपल मान लो ये हमेशा घटेगा, ये आर 1 से कम है, यानी ये मान लो आधा है, 1/4 है। अगर इस चीज़ से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कम होगा ना, घटेगा। जैसे मान लो 2 है और अपना डिफरेंस है हाफ, रेडियस मतलब रेशियो जो है वो हाफ है, तो अगला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला फिर हाफ से मल्टीप्लाई तो हाफ हो जाएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1/4 हो जाएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट तक चलेगा ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करते हो आधा 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 आधा, मल्टीप्लाई करते हो इनफाइनाइट चलेगा। तो घटने का सीरीज होगा, तभी तो आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई पूछे आर का वैल्यू बताओ तो वो हाफ है, दैट इज लेस देन 1। तो अगर कोई पूछे इसका इनफाइनाइट सम जो है उसका बताओ, आंसर क्या होगा। तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का वैल्यू 2 है, अपॉन 1 माइनस आर, आर है 1/2, तो 2 अपॉन 1/2, आंसर है 4। यानी इसको ऐसे मल्टीप्लाई प्लस करते 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 सबको प्लस कर देंगे इनफाइनाइट तक, तो आंसर सिर्फ 4 आएगा, सिर्फ 4। समझ पा रहे हो, क्योंकि इसको फील भी लेना है ना, ये 1/8 फिर ये इसको करते होगे तो कितना छोटा वैल्यू आएगा, उसको फिर ऐड करेंगे तो कुछ नहीं कि ये मतलब है ना, ये घट रहा है घटते घटते इतना छोटा आ जाएगा कि अल्टीमेटली ऐड करने पर बस 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है अपना जीपी के अंदर। कुछ एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी मान लो फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब पता है ना, 1 से लेकर के, तो अगर कोई पूछे 1 2 3 ऐसे कर करके एन तक इसका सम बताओ, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कोई पूछे कि 1 2 3 इसका अपन को 10वां टर्म तक हमें सम बताओ, तो 10वां टर्म तक सम बताना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अगर पूछे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो 10 इंटू 11/2 55 आएगा, है ना। अब करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको ऐड करोगे तो 55 आएगा। 11 11 11 11 प्लस 11 प्लस 11 ऐसे 5 करेंगे तो 11 इंटू 5 यानी 55 आपका आंसर आएगा। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है वो उससे पहले अपन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्राफ का, कि ग्राफ हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है, कि आपको पता है काइनेटिक हाफ mv² होता है, बिल्कुल पता है भाई, हाफ mv²। अगर कोई पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, ये काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में अपने लगा दिया और वी जो है एक्स एक्सिस में एक्स, क्या आपको दिख रहा है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। क्या आपको पता है कि पैराबोला की इक्वेशन है? हाँ भाई बिल्कुल है। क्या पैराबोला में कुछ याद आ रहा है? छोटा मुंह, कौन है छोटा? यहाँ पर वाई है, वाई की तरफ होगा मुंह, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। प्लस है ना तो ऊपर की तरफ, और इधर भी अगर हम डॉट से, और अगर कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर का बताओ, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी स्क्वायर है, यानी ये हमने वी को एक्स माना था, अब हमने यहाँ पर वी स्क्वायर को एक्स मानना है, तो इस पूरे को एक्स मानना है इस बार। तो फिर ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। समझ पा रहे हो ना? पहले हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², इसको y माना और v को x माना तो x² आया। लेकिन अब यहाँ पर v² पूरा ही x है, तो x² नहीं होगा, सिर्फ x होगा। v को x माना तो उसका स्क्वायर है तो x², अब पूरे को ही x मान लिया, इधर है ना पूरा ही x, तो फिर ये सिर्फ x ही होगा। यानी ये स्ट्रेट लाइन होगा मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन है ना। स्लोप देखो, हाफ एम तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव स्लोप, और कोई इंटरसेप्ट है नहीं, तो बिल्कुल इधर पास करेगा ओरिजिन से, क्योंकि c 0 है। ये आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे अप्लाई करना होता है, इक्वेशन से कैसे हमें उसका ग्राफ निकालना है, जो हमने अभी बताया था कि कैसे ग्राफ का इक्वेशंस होते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर लोकस ऑफ द पार्टिकल। यानी कि आपको इक्वेशन दे देगा कि x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू, आपको रिश्ता निकालना नहीं, ग्राफ निकालना, सिंपली ग्राफ निकालना है उससे। जैसे मान लीजिए, सीधा एक एग्जांपल से समझते इसको।
जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2t है और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। अब आपको पूछा है कि इस पार्टिकल का क्या ग्राफ होगा, क्या लोग का पाथ होगा। तो क्या क्या करना है आपको, आपको टी का से आपको अगर ग्राफ बनाना है तो आपको x चाहिए, y चाहिए, t नहीं चाहिए। तो हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू रूट वाई लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 रूट वाई, या फिर यहाँ से t को लेकर के इधर पुट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और इधर कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। कुछ भी कर सकते हो ना, इधर से भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वाई, एक ही आएगा। ये आ गया ना आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या है ये, हाँ पैराबोला है भाई। ये 1 यानी इसका छोटा पावर है तो इसके अबाउट इसका मूव हो जाएगा, प्लस है तो इधर हो जाएगा। दैट इज द पार्टिकल का पाथ, दैट इज द पार्टिकल का पाथ यानी लोकस ऑफ द पार्टिकल या इक्वेशन ऑफ पाथ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो मान लो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का खेल आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ए साइन ओमेगा टी। अब आपको दो इक्वेशन दिख रहा है, एक्स का एक वाई का। अब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। आपको जब भी दिखेगा कॉस और साइन, आपको दिमाग में जो खेलना चाहिए वो ये है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दिमाग में आना चाहिए। जब भी कॉस और साइन इस प्रकार से दिख जाए, ये आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो स्ट्राइक करे क्या, तो ज़रा यहाँ पर बताओ, कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स बाई ए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी को, वाई बाई ए। अब क्या ये स्क्वायर प्लस, क्योंकि थीटा सेम है ना, ओमेगा टी सी थीटा सेम है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 1 आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये आपको पता है एलिप्स है? अरे एलिप्स नहीं, दोनों सेम है यानी सर्कल है। ये सर्कल, ये धोखा मत खा जाना कभी भी सर्कल और एलिप्स में कि ये नीचे आपको ऐसे लिख देगा, देख के सही समझना कि एलिप्स है। भाई इसको पढ़ो पहले, ये दोनों सेम वैल्यू है, एलिप्स नहीं हो सकता, सर्कल है। धोखा नहीं खाना यहाँ पर। तो हो सकता है, गलती हो सकता है वो, यानी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस फॉर्म में नहीं देगा, ये इस फॉर्म में देगा जिससे कि गलती हो। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया आज के लेक्चर में, क्योंकि यहाँ भाई मतलब छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स थे तो हमने ख़त्म कर लिया बेसिक मैथ्स। अगले लेक्चर से हम वेक्टर शुरू करने वाले हैं। तो टेक केयर।